तो हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले भागों में हमने देखा था, पहला पार्ट में जो था CHARG चार्ज से संबंधित, और दूसरा भाग में हमने देखा था कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से संबंधित जानकारी, और तीसरे भाग में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और आगे हम चौथे भाग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित जानकारी देखेंगे जो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इससे संबंधित जानकारी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है उसे। तो फाई बराबर EDA cos थीटा होता है, और इसे फाई को जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोटेड किया जाता है उसे फाई से किया जाता है। इसे बगल में लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई फाई। फाई का चिन्ह है ये। और तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इसका परिभाषा है। और फाई बराबर EDA cos थीटा होता है, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट बाई मीटर के बराबर होता है। और इसका जो डायमेंशन है वो m के पावर -1 L के पावर 3 और T-3 A-1 के बराबर है। और इट में भी ये हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तो इसका मान पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब होगा तो देखते हैं। देखिए, जब EDA cos थीटा होगा, तो जब थीटा बराबर रखिएगा 0 डिग्री, तो EDA cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो EDA 1 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और EDA cos 90 डिग्री रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। और जब EDA cos 180 डिग्री का मान रखिएगा तो ये निगेटिव EDA हो जाएगा, जो निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए जानते हैं इसका परिभाषा। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसके बीच की दूरी और किसी एक चार्जों के गुणनफल का जो परिणाम होगा इसको कहलाता है, या ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसको कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का परिभाषा है। तो चलिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल the arrangement in which two equal and opposite charge separated by
very small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। द अरेंजमेंट होता है ये इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इसके बीच का जो दूरी होता है वो 2L के बराबर होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, तो इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। और टोटल चार्ज जो होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो 0 होता है, क्योंकि प्लस माइनस होने के कारण टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पर 0 होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वर्ड होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का गुणनफल, एंड डिस्टेंस बिटवीन देन, उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, मतलब दो चार्जों के बीच की दूरी जो होती है 2L ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस कॉल कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेट चार्ज जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट जो होता है कूलम मीटर के बराबर होता है, कूलम प्रति मीटर, कूलम इंटू मीटर के बराबर होता है। और इसका जो अदर यूनिट है वो डिवाई होता है, और डायमेंशन जो हो जाएगा LTA, और 1 कूलम मीटर जो बराबर होता है 3×10⁻⁻29 डिवाई के बराबर होता है। और ये हो गया, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को सूचित किया जाता है डिनोटेड बाय सूचित किया जाता है डिनोटेड बाय P, और P बराबर होता है Q×2L, किसी एक चार्ज के गुणनफल और इसके बीच की दूरी होता है 2L। तो ये कुछ रहा इससे संबंधित जानकारी। अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ से संबंधित जानकारी। और गॉस लॉ क्या होता है, तो इसका पहले परिभाषा जानेंगे। तो अकॉर्डिंग होता है, इसी का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लो पासिस थ्रू क्लॉज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द क्लॉज सरफेस इन वैक्यूम। अर्थात ये कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लो का मान होगा वो पासिस थ्रू क्लॉज सरफेस से होकर जो गुजरती है, क्लॉज सरफेस इज इक्वल टू क्लॉज सरफेस के 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज के बराबर होगा। अर्थात कहा जा रहा है कि मान लीजिए इस गोले में 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई का मान वो Q इंटू 1/ε0 के बराबर होगा। तो Q टोटल चार्ज कितना है, 4×10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6 लिखते हैं, और ε0 के बराबर जो आएगा वो फाई का मान हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस गॉस लॉ के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा पासिस थ्रू क्लॉज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा इज इक्वल टू 1/ε0, उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स मतलब गुणने के बराबर होगा चार्ज इनक्लोज बाय द क्लॉज सरफेस इन वैक्यूम, जो उस चार्ज के अंदर बंद होगा। तो इनक्लोज बाय द क्लॉज सरफेस इन वैक्यूम्स, और इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा फाई बराबर Q/ε0। इसको गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी कहा जाता है, और वैलिड फॉर ओनली क्लॉज सरफेस के लिए होता है। गॉस लॉ तभी नियम लगेगा जब क्लॉज सरफेस होगा। और फाई का मान जो फाई होता है डज नॉट डिपेंड, फाई निर्भर नहीं करता है अपॉन पोजीशन ऑफ चार्ज, मतलब वो कहाँ स्थित है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे ये चार्ज यहाँ है तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ये यहाँ है तो हम इसको यहाँ 4 माइक्रोकूलम दे सकते हैं, मज इसके अंदर ही होना चाहिए। तो फाई का मान डिपेंड नहीं करता है अपॉन पोजीशन ऑफ चार्ज की, चार्ज की स्थिति क्या है, कहाँ पे। आउटगोइंग फ्लक्स जब होगा तो पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, और इनकमिंग फ्लक्स मतलब आते समय जो फ्लक्स होगा आएगा वो अंदर निगेटिव चार्ज लेगा, और इनकमिंग फ्लक्स के बराबर होता है आउटगोइंग फ्लक्स। और फाई डिपेंड अपॉन चार्ज पर करता है फाई का मान, क्योंकि चार्ज जितना होगा उतना से 1 टाइम्स होता है ε0 के। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे गॉस थ्योरम भी कहा जा सकता है।
इसे गॉस थ्योरम भी कहा जाता है। तो ये रहा, ये गॉस लॉ से संबंधित जानकारी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू क्लॉज सरफेस इज इक्वल टू होगा 1/epsilon ऑफ टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द क्लॉज सरफेस, और फाई का मान Q/epsilon के बराबर होता है, वैलिड फॉर एनी क्लॉज सरफेस के लिए केवल, और आउट गोइंग फ्लक्स पॉजिटिव लेता है एंड इनकमिंग फ्लक्स जो निगेटिव लेगा, और फाई डज नॉट, फाई का मान डिपेंड नहीं करता अपॉन पोजीशन ऑफ चार्ज पर, इनकमिंग फ्लक्स जो होगा आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर होगा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा किसी पॉइंट बिंदु के कारण, तो E बराबर हो जाएगा KQ/R², या K का मान 1/4/epsilon के बराबर होता है, तो इसके बराबर ये भी हो सकता है। तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया, इसको आपको याद कर लेना है। और वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर जाएगा तो प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन के बराबर होता है, तो R डायरेक्शन लीजिए, इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर E बराबर KQ/R² होता है, और मॉड इसको ऐसा करके वेक्टर R/mod R के इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर KQ/R² और मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन को दर्शाने के लिए R वेक्टर में R और मैग्नीट्यूड R कीजिएगा, तो आप इसको डायरेक्ट नंगा करके भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर R हो जाएगा, और बट्टे में सबको सीधे हटा दीजिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो KQ/R यह 2 है वही हो जाएगा, तो 3 इंटू में वेक्टर R के बराबर हो जाएगा, यही होगा वेक्टर फॉर्म। तो यही दिया गया है, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका E का KQ/R, Q/R डायरेक्शन दिखा रहा है। अब है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। एप्लीकेशन कितने होते हैं, तो 4 एप्लीकेशन मुख्य रूप से होते हैं गॉस लॉ का। वो है पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हॉलो स्फीयर के कारण आउटसाइड जो होता है, ये देखिए आउटसाइड हो गया, मतलब ये छोटा बड़ा वाला आर है और ये स्मॉल आर है, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड गोला के अंदर ये है आर ना, इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसके लिए छोटका आर के लिए यहाँ ये डिस्टेंस है, तो इसके लिए KQ/R² के बराबर हो जाएगा। E0 नहीं है बल्कि ये आउटसाइड लिखाया हुआ है, और ES जो होगा E सरफेस पर, मतलब ये सरफेस है, इस गोले के सरफेस पर जो चार्ज आ जाएगा KQ/R² के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब इस आर को यहाँ पर लाएंगे इस बिंदु पर, तो इसका हो जाएगा R बराबर R के बराबर, तो इसको ऐसे भी R² के बराबर लिख सकते हैं। और I का मान जो होगा 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। देयर इज़ नो चार्ज, यहाँ अंदर में कोई चार्ज नहीं होने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। और तो ये रहा हॉलो स्फीयर के कारण। और अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर के कारण। तो इसका एक ही होता है, सिलेंडर कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0 इंटू R के बराबर होता है। चाहे आप इसको 2K λ/R कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हुआ इतना, जैसे मान लीजिए ये लेमडा हो गया, λ/2πε0 R ई बराबर 2 से ऊपर गुना कर दीजिए, 2 से नीचे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 2λ/4πε0 R। तो 2 इस पूरा का मान K के बराबर होता है, तो 2K लिख सकते हैं, और λ/R लिखा जा सकता है, तो यही आ गया वैल्यू इसका 2K λ/R इतना। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट के कारण E बराबर ρ/2ε0 के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेन कंडक्टर के कारण जो होगा ये ई बाई रू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये का मान प्लेन कंडक्टर के लिए ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर के लिए होता है और ये प्लेन शीट के लिए होता है। इस सब का जो है डेरिवेशन हम कर लाएंगे। अभी शॉर्ट में ये ऑब्जेक्टिव के टाइप के लिए याद रखिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के कारण जो होगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, बस सिग्मा होगा, इसका नाम सिग्मा है, लिख देते हैं सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़िएगा, सिग्मा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी सिग्मा पढ़िएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के मान इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेन के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या होगा, तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पहला जो हो जाएगा वो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डाइपोल के कारण, वो हो जाएगा 2 kp बाई आर क्यू के बराबर, जिसका आर है ना इन्वर्सली होगा। देखिए आर नीचे में है, 1 बाई आर क्यू लिख सकते हैं, तो ये इन्वर्सली आता है, तो एक्सियल पॉइंट पर 2 kp बाई आर क्यू हो जाएगा और आर इन्वर्सली हो जाएगा 1 बाई आर क्यू। इसको बराबर में आप ऐसे भी कर सकते हैं आर के पावर -3, क्योंकि ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर जाएगा आर के पावर +3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पर इसका सूत्र हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर हो जाएगा 2 kp बाई आर क्यू, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डाइपोल के कारण वो हो जाएगा kp बाई आर क्यू के बराबर। तो p और इसको k का मान 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट रखिएगा, तो इतना बड़ा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू के बराबर हो जाएगा। और इसमें भी आर इन्वर्सली है ई के, तो ई के इन्वर्सली हो जाएगा 1 बाई आर क्यू। और एक और हो एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो होगा kp बाई आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ये क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसे ध्यान में रखें। और ये भी देखिए आर क्यू बाई में है, नीचे में दिया गया है, तो ये भी इन्वर्सली हो जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए ये दोनों का जो अनुपात होगा ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, तो देखिए 2 kp बाई आर क्यू और kp बाई आर क्यू, इस दोनों में केवल 2 है, तो 2/1 हो जाएगा, इसको काटिएगा 2 kp बाई आर क्यू बाई kp बाई आर क्यू, तो पूरे से पूरे कट जाएगा, 2/1 आ जाएगा, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारे तरफ से पूरे समाप्त हो चुका है, और अब हम मिलेंगे नए चैप्टर में, और नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और नया चैप्टर का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, और इसी तरह शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे सभी का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।